चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर जिसको बोलते हैं पॉलीमर। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीमर के जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं और इम्पोर्टेंट क्या एक से एक इम्पोर्टेंट और जो हमारे पास नॉन इम्पोर्टेंट भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा जेईई और नीट एग्जाम के लिए। अक्सर जेईई और नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आ जाता है। ठीक है, तो किस किस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमर में। सबसे पहले देखेंगे प्लास्टिक्स, कौन कौन से प्लास्टिक्स, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इथाइलिन, उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीथीन बनेगा। पॉलीथीन दो तरीके के मिलेंगे, एचडीपी एलडीपी। फिर पाइप्स के बारे में एक बहुत फेमस है पीवीसी पाइप्स करके। फिर पाइप पढ़ेंगे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, ये हो जाएगा प्लास्टिक से रिलेटेड। फिर हम लोग पढ़ेंगे रबर के बारे में। रबर को ही एक नया नाम दे देते हैं इलास्टोमर मतलब वही रबर जैसा, इनके पास इलास्टिसिटी होता है इसलिए इनको बोलते हैं इलास्टोमर में एक तो हम पढ़ेंगे नेचुरल रबर, आइसोप्रेन से बना हुआ पॉलीसिस आइसोप्रेन जिसको बोल देते हैं नेचुरल रबर। उसके बाद हम लोग सीखेंगे जो सिंथेटिक रबर होते हैं, नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन जिसका मोनोमर क्लोरोप्रीन होता है, उन सब के बारे में भी आज हम लोग देखने वाले हैं। ब्यूनाइस ब्यूनाइन इनके बारे में देखेंगे। और जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत वीक होता है स्ट्रेंथ में, उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन, वो भी देखने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इलास्टोमर के बाद फिर हम लोग देखेंगे पॉलीअमाइड देखेंगे, जिनको नॉर्मली हम लोग नाइलॉन्स बोल देते हैं, इनको फाइबर भी बोलते हैं। नाइलॉन 6 ऐसे सीरीज में हम लोग देखेंगे। फिर मिलेंगे हमें पॉलीईस्टर। नाम में समझ में आ रहा है, ईस्टर बहुत बार आ गया होगा। पॉलीईस्टर दो ही फेमस है इसके लिए, ग्लिटल और टेरिन, उनको देखेंगे हम लोग कैसे बनते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे इन दोनों को ही बोलते हैं फाइबर, पॉलीअमाइड्स को भी और पॉलीईस्टर को भी। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, डिग्रेडेबल पॉलीमर। इसमें दो बहुत फेमस है, एक है पीएचबीवी पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। पीएचबीवी और एक है हमारे पास नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये दो ही हैं, इनको हमें सीखना होगा। और 6 नंबर वो होगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके पास, अक्सर इनको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए। जैसे हमारे पास बेकेलाइट है, बेकेलाइट इनको बनाएंगे। और हमारे पास मेलमैक और हमारे पास यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तीन ही है अपने पास, इन तीनों को देखेंगे। तो इतना हमारे पास ओवरऑल पढ़ना होगा आज के इस वीडियो में। और इसके बाद फिर हम लोग जब इतना कवर कर लेंगे फिर हम लोग देखेंगे किसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर, किसको बोलते हैं कोपॉलीमर, किसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, किसको बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है, किसको कंडेंसेशन पॉलीमर, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्लास्टिक्स में, और प्लास्टिक में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इथाइलिन के बारे में, पॉलीथीन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट प्लास्टिक हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास पॉलीथीन है, मतलब इथाइलिन मॉलिक्यूल है, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल लेकर के अगर हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये पॉलीमराइज होकर के, पॉलीमराइजेशन कैसे कराएंगे, इसी मॉलिक्यूल को कई बार लिखेंगे, जैसे मैं इधर 2 बार लिख देता हूँ। और जो इसके अंदर के अक्सर जो पाई बॉन्ड होंगे ना, उस पाई बॉन्ड को तोड़ देना होगा, उसके अंदर के पाई बॉन्ड को तोड़ देना होगा और उसकी वैलेंसी फ्री कर देना होगा। अगर कोई सामने है तो उसके साथ बॉन्ड बना देना होगा और यही चीज आगे चलती जाएगी। कई बार यही चीज फिर से आएगा, अंदर के पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, आपस में ऐड होते जाएंगे। अक्सर जब भी हम लोग प्लास्टिक्स बनाएंगे तो वहां पे पेरोक्साइड रखते हैं, कैटलिस्ट जैसा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एक्चुअली में फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म को प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं पेरोक्साइड। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट में एक चीज और डाल दें, जिगलर नेटा कैटलिस्ट, जिगलर नेटा कैटलिस्ट, तो जो हमारा पॉलीमर बन के आता है वो होता है बिल्कुल लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में होता है, वो लीनियर पॉलीमर रहता है।
लीनियर पॉलीमर। अगर उसने बोल दिया हमने पॉलीथीन बनाने के लिए एक कैटलिस्ट यूज किया था स्पेशल जिगलर नेटा कैटलिस्ट, ये कौन कैटलिस्ट है भाई? E3AlTiCl4, इसको बोल देते हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट। ये तो अगर तुमने ये यूज किया जिगलर नेटा कैटलिस्ट, तो जब ये पॉलीथीन बनता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में रहता है, लीनियर पॉलीमर रहता है, और उस टाइम पे उसको बोलते हैं HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, कैसा? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे नहीं यूज किया, क्या चीज नहीं यूज किया? ये स्पेशल जिगलर नेटा कैटलिस्ट, बस तुमने ऑक्सीजन डाल दिया, पेरोक्साइड डाल दिया, थोड़ा सा हीट कर दिया, कुछ स्पेशल प्रेशर रख दिया, कुछ कांस्टेंट जैसा प्रेशर हमें चाहिए वो रख दिया, तो बनता तो है पॉलीथीन, लेकिन उस पॉलीथीन में कहीं कहीं ब्रांचिंग क्रिएट हो जाता है, फिर वो लीनियर नहीं हो पाता, नॉन लीनियर। लीनियर मेनली तो एक लाइन ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं से ब्रांचिंग क्रिएट हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा ब्रांच पॉलीमर हो जाता है, ब्रांच्ड पॉलीमर। और वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं रहते उसके अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसका मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन में ब्रांचिंग रहता है, और HDP जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन उसमें ब्रांचिंग नहीं रहता। तो ये ध्यान रख लेना, HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिसमें ब्रांचिंग नहीं होता, लीनियर ही रहता है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। जबकि जो LDP है वो ब्रांच पॉलीमर है, उसमें हमारे पास ब्रांचिंग क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो हमारा ये HDP और LDP में जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा और क्लियर कर देगा। अगर हमारे पास नॉर्मल पेंटेन हो, आइसोपेंटेन हो, नियोपेंटेन हो, 1 2 3, हमसे कोई पूछे भाई बताओ इसमें इन तीनों में किस में अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे? सबका तो फॉर्मूला सेम है, C5H12। किस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? किस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो तुमसे अगर कोई एक बात बोले, हमारे पास दो मार्बल्स हो, उनको कोई बोले कि चलो इनको तुम फेविक्विक से स्टिक कर दो, ठीक है, तो दो मार्बल्स को जब तुम स्टिक करोगे किसी एक जगह पे जाकर के वो एक दूसरे को कांटेक्ट में रहेंगे। अच्छा, तो जब तुम इनको चिपका दोगे फेविक्विक से, तो फिर उसको अलग करना तो आसान रहेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे अट्रैक्शन फोर्स था, तुमने थोड़ा सा लगाया साइड में और वो टूट गया। लेकिन अगर यही मार्बल एक प्लेट जैसा हो जाता, और फिर ऐसे हमारे पास दो प्लेट होते और कोई हमसे बोलता भाई इन प्लेट्स को ज्वाइंट करा के दिखाओ, इन प्लेट्स को। अब जो ये हमारे पास मार्बल्स वाले प्लेट्स हैं, अब अगर दो प्लेट्स होते, ऐसे हमारे पास दो पेन्स होते, इनको ऐसे अगर हम लोग ओवरलैपिंग करा देते, या ऐसे बोलता है कि इनको फेविक्विक लगा करके ऐसे चिपका दो, तो जब हम इनको ऐसे लगाएंगे तब तो ये लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे एक दूसरे को टच कर जाएंगे, तब तो इनको अलग करना बहुत टफ होगा। हाँ, तो बोलते हैं जब भी कभी किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग क्रिएट होगा, ब्रांचिंग क्रिएट होने से वो मॉलिक्यूल स्फेरिकल होने लगते हैं, और अगर वो मॉलिक्यूल स्फेरिकल होने लगे तो उनका अपने पास अपने जैसे वाले ही मॉलिक्यूल से, आखिर भाई जब तुम नियोपेंटेन जहां भी रखोगे तो उसको नियोपेंटेन से अट्रैक्शन होगा, लेकिन नियोपेंटेन और नियोपेंटेन दोनों में ही बहुत भयंकर ब्रांचिंग है, तो वो नेट में बहुत ही ज्यादा स्फेरिकल रहेंगे। इसकी वजह से इन दोनों में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगभग सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो पाता है, इसकी वजह से दोनों में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम होते हैं। जबकि जब तुम्हारे पास लीनियर पॉलीमर होगा या जब भी कोई लीनियर एल्केन होगा तो उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत जगह मिल सकता है, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते जाते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाते हैं। एक छोटी सी लाइन याद रखते हैं, ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। नोट कर लो, ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। ठीक है, क्यों भाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज कर देता है ब्रांचिंग? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही कम रहेगा, उड़ जाएंगे आराम से। ब्रांचिंग कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तुम्हें बॉयल करने के लिए। ठीक है, ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, समझ में आ गया? HDP LDP। अब कुछ सोचेंगे सर HDP LDP तो बोला नहीं इसमें हम ज्यादा, तो HDP कैसा होता है? ये रहता है लीनियर, और LDP कैसा होता है? LDP होता है ब्रांच्ड। तो अगर एक लीनियर है एक ब्रांच है, तो जहां ब्रांचिंग होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस कम होंगे, जहां ब्रांचिंग नहीं होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो जो HDP है वो अच्छा होगा, इसलिए इसका यूज करते हैं, चेयर तक बना सकते हैं इससे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। मतलब प्लास्टिक्स के जो भी चीजें तुम देखते हैं नॉर्मली HDP से बन जाते हैं, इतना स्ट्रेंथ रहता है कि वो अच्छे होते हैं। लेकिन LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन, उससे वो बनाते हैं, जिसमें मुर्गी रख के लेकर आते हैं मार्केट से, अगर कटता है
या अकेला वाला लेकर आते हैं। पॉलीथीन सिंपल पॉलीथीन। एलडी बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्सेस रहते हैं, इनका यूज ज्यादा अच्छी जगहों पे नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए भगवान, ये हो गया हमारे पास एलडीपी और एचडीपी। और कुछ नहीं है क्या प्लास्टिक्स में है, हमारे पास पीवीसी का डिस्कशन कर लेते हैं। थर्ड, ये कहां से बनते हैं, इसका मोनोमर होता है पीवीसी, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड को ले लो एक। हाँ, अब ऐसे बहुत सारे विनाइल क्लोराइड को एक दूसरे में मिला दो, कैसे बनेंगे, एक का पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, सामने एक बार और लिखना पड़ेगा ऐसे। इसके भी पाई बॉन्ड तोड़ करके वैलेंसी फ्री करो, और ऐसे ही बार बार लिखते चले जाओ। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रहा है उसी को एक बार कॉमन लेकर के ऐसे करो, तो ये हो जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। मोनोमर क्या था, विनाइल क्लोराइड, इसको बोलते थे विनाइल ग्रुप। यहीं पे Cl लगा दो तो विनाइल क्लोराइड। सेम यहाँ पर भी पेरोक्साइड, सारे प्लास्टिक को बनाने के लिए वो पेरोक्साइड बनते हैं। मोनोमर क्या है, मोनोमर मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट होने के लिए आ रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, तो वो मोनोमर है, विनाइल क्लोराइड। इसका यूज अक्सर पाइप बनाने के लिए करते हैं। पीवीसी पाइप सुना भी होगा तुमने, डायरेक्ट इसी नाम से ही है वो। ठीक है, पीवीसी विनाइल क्लोराइड मोनोमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारे पास पॉलीमर हो गया। प्लास्टिक की ही कैटेगरी में ये भी आते हैं। अच्छा, एक होता है पैन। पैन 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 कार्ड वाला नहीं ना, तो वो पैन जो फोटोकेमिकल स्मॉग में मिला था। पैन हम बोलने चल रहे हैं क्या, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, अभी अभी जो तुमने विनाइल क्लोराइड बनाया था ना, वहां पे क्लोराइड की जगह पे Cl लिख दो बस, इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। तो अब जो ये यही एक्राइलोनाइट्राइल को क्या करेंगे, जैसे अभी विनाइल क्लोराइड को एक बार लिखा, बार बार लिख देंगे, ऐसे एक्राइलोनाइट्राइल को एक बार लिखो और फिर इसी का पॉलीमराइजेशन करा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसको क्या बोलते हैं, पैन। ठीक है, ये भी प्लास्टिक की कैटेगरीज में आते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पैन। पैन बोल देते हैं इसको। एक तो था हमारे पास पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, फोटोकेमिकल स्मॉग। अगर तुमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का वीडियो देखा होगा मेरा, तो फिर तुम्हें सब याद आ रहा होगा वो चीज। चले, याद भी रखना, 5 फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में बोला गया था। ठीक है, चलो, ये हो गया प्लास्टिक। प्लास्टिक हो गया कवर, जी हाँ, एचडीपी, एलडीपी, पीवीसी और पैन। एक और प्लास्टिक में देख लो, प्लास्टिक एक और जो फेमस होता है टेफ्लॉन, जिसको कुछ लोग बोलते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। जो अभी तुमने इथाइलिन बनाया था, फिर उसका पॉलीमराइजेशन करा दिया था तो पॉलीथीन बन गया एचडीपी और एलडीपी में। ऐसे यहाँ पे टेट्राफ्लोरो, इसका यूज करते हैं ट्वाइस बनाने में। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन एक बार लिखो, सेम पेरोक्साइड डालो, हवा डालो और हीट करते रहो, ये आपस में कंडेंस होते चले जाते हैं हाई प्रेशर पे, और कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे बार बार रिपीट होते चले जाते हैं। ये बन जाता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसी को बोलते हैं टेफ्लॉन। अक्सर इसको टॉयज बनाने में यूज करते हैं, टॉयज। ठीक, खेलना वाला हो तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को यूज करते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास 5वां, एचडीपी, एलडीपी, पीवीसी, पैन और टेफ्लॉन। आगे चलते हैं रबर। रबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलास्टोमर इनको बोल देते हैं। सेकंड में हमारे पास इलास्टोमर। रबर में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे नेचुरल रबर। फर्स्ट, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर कैसे बनता है, एक बहुत फेमस सा कंपाउंड होता है जिसका HBr से रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कराया भी गया तुम्हें। ये इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइईन है और तुमने सेकंड नंबर पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया है, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। इसी आइसोप्रीन को बार बार लिख करके, मतलब ये मोनोमर जैसा काम करेगा, और इसी को बार बार लिख करके एक दूसरे में मिलाते चले जाओ तो जो पॉलीमर बन जाता है। कैसे बनाएंगे, ये आइसोप्रीन एक बार लिख लिया, चलो कई बार लिख लेते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये लिख लिया हम लोगों ने, ए अब दिख रहा होगा सब, चलिए जी, कई बार लिखा।
अब जब कई बार लिख लिया तो क्या करेंगे, जो ये वाली लाइन है ना, ब्रांचिंग छोड़ देना, जो लाइन है सिंगल को डबल कर देंगे और डबल को सिंगल, इसको सिंगल, इसको डबल, इसको सिंगल, यहां पर ऐसे, इसको सिंगल, ये वाले बॉन्ड को, बीच में जो सिंगल है उसको डबल और इसको सिंगल, और इनको ऐड करते चलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया सिंगल, इसको भी सिंगल करेंगे, फिर इसको डबल, फिर इसको सिंगल, ऐसे इसको कई बार ऐड करते चलो ऐसे, तो ये पॉलीमराइज होता चला जाएगा ऐसे। हाँ, बार बार क्या चीज है जो रिपीटिंग यूनिट जैसा काम कर रहा है, ये तो ये इसी को बोलते हैं नेचुरल रबर। और अच्छे से नाम बोले ना तो ये आइसोप्रीन है, इसको बोलते हैं पॉली। अब जो ये पाई बॉन्ड है इसके अबाउट तो सिस ट्रांस हो सकता है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। हाँ, तो इसके अबाउट सिस बनाते जाना है। क्या बनाते चलना है? सिस। इसलिए बोलते हैं जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर इज पॉली सिस आइसोप्रीन। जब बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा तो सिस ट्रांस जैसा आ सकता है, इसलिए सिस वाला फॉर्म बनाते हैं। मैं सिस वाला भी बना के दिखाऊंगा। पॉली सिस आइसोप्रीन इज नोन एज नेचुरल रबर। बहुत वीक स्ट्रेंथ होता है यहाँ पे, इसीलिए इनको गंधक देते हैं सल्फर। ठीक है, अब वो वाला बना देते हैं। कैसे ये सिस वाला दिखेगा देख लो भाई, तुम बस ऐसे बनाते चले चलो, तुम्हें बनाना आसान रहेगा। ऐसे, और यहाँ पे वो ब्रांचिंग क्रिएट करते चलो ऐसे। ठीक है, ये इधर चलता चलेगा, यहाँ पे ब्रांचिंग। ये नहीं जो तुम बनाते चले जाओगे, देख लो इस पाई बॉन्ड के अबाउट सेम जैसा एक साइड लग रहा है, इधर H और इधर ये CH3 एक साइड लग रहा है, तो ये सिस जैसा होगा। यही बार बार आगे चलता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं पॉलीसिस आइसोप्रीन, या इसी को बोल देते हैं नेचुरल रबर। ध्यान रखना, जो भगवान हमें रबर देता है उसका मोनोमर कौन है? आइसोप्रीन। ठीक है, और उसको बार बार लिखते चले जाते हैं तो बन जाता है पॉलीसिस आइसोप्रीन, दैट इज नोन एज नेचुरल रबर। ठीक है, अच्छा, अब रबर जो नेचुरल रबर होता है ना, नेचुरल रबर के लिए लिखना नेचुरल रबर, इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। इसको डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते किसी काम में, क्योंकि इतना ज्यादा वीक होता है ना कि इसको तुमने पकड़ा तो ये खींचते ही चले गए बहुत दूर तक। तो वीक अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से नेचुरल रबर डायरेक्ट जैसा भगवान ने दिया है ऐसा यूज करने लायक होता नहीं। तो अक्सर इनका हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसमें यूज करते हैं। और वोल्केनाइजेशन प्रोसेस, वोल्केनाइजेशन प्रोसेस, ये वोल्केनाइजेशन क्या है भाई? कुछ भयंकर सी चीज नहीं है। अभी जो तुमने बनाया था, अगर हम अच्छे से केवल पॉलीमर बनाना चाहें तो ये तो मोनोमर था। एक ही यूनिट को अगर हम दिखाना चाहें तो ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन एक CH3 लटका हुआ था नीचे, आगे बीच में जो सिंगल है वो डबल हो जाता है, फिर CH, फिर बाहर CH2 जो डबल है वो सिंगल, और यही बार बार तो आता, यही को तो बोल सकते हैं। हाँ, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, दिख रहा है हाँ, ये CH2 CH3 CH2 इसी को बार बार लिख देते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास पॉलीसिस आइसोप्रीन, जिसको नेचुरल रबर बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो ये पूरा का पूरा एक लाइन में जाता है तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। अब ये लीनियर पॉलीमर रहता है। हाँ, अब अगर तुम इसमें स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो, अक्सर पाई बॉन्ड आने की वजह से ही कुछ लोग वीक हो जाते हैं, तो हम जब इसमें डालते हैं सल्फर, ठीक, जैसे पता चला तुमने 95 kg ले लिया ये और 5 kg ले लिया सल्फर, लगभग 5% हम लोग टोटल नेचुरल रबर का उसमें मिला देते हैं सल्फर। तो सल्फर क्या करता है, इसके पाई बॉन्ड को तोड़ करके दो ऐसे लाइन जा रही होंगी नेचुरल रबर की, और पाई बॉन्ड को तोड़ करके उन दोनों लाइंस में क्या कर देता है, ब्रांचिंग क्रिएट कर देता है। ब्रांचिंग या ऐसे बोले क्रॉस लिंकिंग। ब्रांचिंग बोलना लोगों को गंदा लग सकता है कि ब्रांचिंग से तो वीक हो जाते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस, लेकिन उसमें क्या कर देता है वो, क्रॉस लिंकिंग, उन दोनों को बांध देता है, उन दोनों लीनियर पॉलीमर्स को। देखना एक बार फिर ऐसे ही बनाओ, वोल्केनाइजेशन प्रोसेस, सल्फर मिला करके। ऐसे पूछ सकता है नेचुरल रबर का जब वोल्केनाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, तो वो स्ट्रक्चर तुमसे पूछ सकता है, तो बस पाई बॉन्ड हटा दो, उसके भी पाई बॉन्ड होता, मैंने हटा ही दिया, उन दोनों की लिंकिंग करा दो। कैसे, सल्फर से। ठीक है, और बस यही काम अब चलता रहेगा। वो स्टेट चेंज जा रही होगी, ये भी स्टेट चेंज जा रही होगी, जहां जहां पाई बॉन्ड आएगा सल्फर सल्फर के लिंकेज दे देंगे, और यही सल्फर सल्फर का लिंकेज
अब तो ये दोनों चेन को बांध दिया ना, अब अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से वोल्केनाइजेशन प्रोसेस करते क्या करने के लिए है, सल्फर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। सल्फर इतना वीक अट्रैक्शन फोर्सेस लगता है, उसके अट्रैक्शन फोर्सेस को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्केनाइजेशन। क्या करते हैं, वहां पे सल्फर मिलाते हैं। कितना सल्फर कैसा लगता है, 5 जैसा ही तो लगता है, 5% मिलाते हैं सल्फर। ठीक है, वोल्केनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ब्रांचिंग क्रिएट हो जाता है, क्या नहीं, क्रॉस लिंकिंग। दो लीनियर पॉलीमर जो हमारे पास पॉलीसिस आइसोप्रेन है, एक दूसरे में सल्फर सल्फर्स के लिंकेज से बंध जाते हैं। ये सल्फर सल्फर लिंकेज कैसे है, कार्बन सल्फर कार्बन, कार्बन सल्फर कार्बन, ऐसे लिंकेज क्रिएट हो जाते हैं। और वो स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, ये भी एक लीनियर पॉलीमर जैसा जा रहा होगा, दोनों में क्रॉस लिंकिंग होगी। ठीक है भगवान, चले ये हो गया नेचुरल रबर की बात। अब सिंथेटिक रबर जो भगवान ने हम लोगों ने बनाया है, एक को बोलते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन वीडियो देख लोगे ना तो पॉलीमर की हर एक चीज तुम्हें खत्म हो जाएंगी। बस एक बार पॉलीमर डिस्कशन हो जाने दो, फिर उनके टाइप्स और किसको क्या बोलते हैं वो समझ में बोल देंगे मैं। नियोप्रीन कैसे बनता है, इसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। जहां अभी तुमने CH3 लगाया था तो आइसोप्रीन हो गया था, वहीं पे अब Cl लगा दो और इसी को बार बार लिखते चले जाओगे तो हम ऐसे बना देते हैं CH2, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन, ये Cl लटका रहेगा, इसके पास तो कोई H है नहीं क्योंकि 4 ग्रुप पहले से ही लगे हैं। बीच में डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और ये एंड टाइम्स। अब क्या बन जाएगा ये, अब जब ये पॉलीमराइज होगा तो ये बन जाएगा नियोप्रीन। ये क्या है, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन नेचुरल रबर नहीं है ये क्या है, बोलते हैं नियोप्रीन है, ये सिंथेटिक रबर है। ठीक है, सिंथेटिक रबर नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन मोनोमर है, नियोप्रीन पॉलीमर है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है नियोप्रीन क्या है, क्योंकि नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, जिसमें क्लोरोप्रीन और आइसोप्रीन तो मोनोमर है, लेकिन नियोप्रीन पॉलीमर है। कैसा, सिंथेटिक पॉलीमर, हम जैसे इंसानों ने बनाया है इसको नियोप्रीन। ठीक है, ये दो हो गए हमारे पास इलास्टोमर। एक और ब्यूना S और ब्यूना N, दो आते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं ब्यूना N। थर्ड इलास्टोमर ब्यूना N। ब्यूना वर्ड अक्सर किसके लिए लेकर आते हैं, ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन 1,3 ब्यूटाडाइईन, ब्यूना 1,3 ब्यूटाडाइईन, ब्यूना 1,3 ब्यूटाडाइईन। N किसके लिए लेकर आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मिला था एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, उसके लिए N इंडिकेट करता है यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल इसको। तो बस यहाँ पे दो लोग मिलके बन रहे हैं, इसको बोलते हैं कोपॉलीमर। अगर हमारे पास दो किसी का मोनोमर हो जाए तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। अगर किसी का मोनोमर एक ही हो तो उसको क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। अभी बाद में बता देते हैं। तो 1,3 ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल उनको मिला दो तो बन जाता है ब्यूना N। तो कैसे बनाएंगे, आओ देख लेते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, मिडिल में आ जाएगा फिर डबल, सिंगल को डबल, डबल को सिंगल, ब्रांचिंग को छोड़ देना है, ये हो जाएगा CH2। ठीक है, आगे ये लग जाएगा, इसके बीच में ये वाले सिंगल बॉन्ड डबल जो है वो सिंगल हो जाएंगे, CH2 CH CN, ये ब्रांचिंग जैसा काम करता है, बस ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये लग गया एक्राइलोनाइट्राइल, ये लग गया 1,3 ब्यूटाडाइईन और यही चीज बार बार रिपीट होता रहेगा। क्या बन जाएगा, ब्यूना N, 1,3 ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल, N फॉर नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, इन दोनों से मिलकर बना हुआ ये पॉलीमर, इसको बोलते हैं कोपॉलीमर। क्या है ये, रबर है, रबर, ये ध्यान रखना रबर है ये। फिर ब्यूना S बना लेते हैं, S मतलब स्टाइरीन, 1,3 ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन, 1,3 ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन, बस ये भी एक रबर जैसा ही काम करता है। 1,3 ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइल जैसा ही तो होता है, फिनाइल विनाइल यही तो लगा है, पीएच लटका होगा यहाँ नीचे, बस ये बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, उसको बोल देते हैं स्टाइरीन। तो 1,3 ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन को मिला दो, फिर वही CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, जो डबल है वो सिंगल, सिंगल वाला डबल, डबल है सिंगल। अच्छा, आगे ये CH2 CH PH, ये लग जाएगा, कई बार आता है। ये क्या बन जाएगा, ब्यूना N नहीं, ब्यूना S, 1,3 ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन, 1,3 ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन रबर, ब्यूना S, इसी को बोल देते हैं ब्यूना S।
ये भी क्या कोपॉलीमर है? जी हाँ, कोपॉलीमर मतलब दो दो मोनोमर है, एक से ज्यादा मोनोमरिक यूनिट है जो बार बार रिपीट होगा, एक ये, ठीक है। चलिए, ऐसे ब्यूनाइस को बोलते हैं ना, जब ब्यूनाइस बनाते हैं तो लगभग 75% ये होता है और 25% ये, मतलब रिपीटिंग यूनिट जो हमें दिखाना चाहिए अच्छे से, तो 3 बार इसको दिखाओ तो 1 बार इसको दिखाओ। लेकिन उतना ज्यादा साइंटिफिक क्वेश्चन कभी से आता नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि ये दोनों मोनोमर है, कौन? ब्यूनाइस के नाम में ही है, 1,3-ब्यूटाडाइनिन और स्टाइरिन। रबर है ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 4 हो गए रबर। कौन कौन? एक तो नेचुरल रबर मिला, उसका वल्कनाइजेशन कर लिया, क्यों? वल्कनाइजेशन उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। फिर नियोप्रीन देख लिया, वो रबर है, उसका मोनोमर क्या है? क्लोरोप्रीन। फिर ब्यूना एन और ब्यूना एस। हो गया इलास्टोमर? जी हाँ। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास पॉलीअमाइड। चलो, पॉली, चौथा है, तीसरा प्लास्टिक पढ़ा, इलास्टोमर पढ़ा, और ये तीसरा आ गया पॉलीअमाइड। नाम नहीं आ रहा है, अमाइड के कार आएगा, अक्सर इनको बोलते हैं नाइलॉन, नाइलॉन, ठीक है। तो चलो भाई इनके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। एक तो हमारे पास आता है नाइलॉन 6,6। ये 6,6 किसके लिए इंडिकेट करता है? जो भी तुम मोनोमरिक यूनिट बनाओगे, 2 मोनोमर होंगे उसके, और दोनों में ही कार्बन का नंबर, दोनों में ही कार्बन होंगे 6 और 6। नायलॉन की सीरीज में ये जो नंबर आता है उसका मतलब यही रहता है। तो 6, पहला 6 तो ले लेते हैं हम एडिपिक एसिड के लिए। एडिपिक एसिड कितने कार्बन होते हैं भगवान? ओम्स गैप करके कभी बताया था, OMS उंगलियों में गिनो, GAP 5 पे आता है तो 6 कार्बन रहे होंगे, 4 CH2 और COOH होल ट्वाइस, एडिपिक एसिड। और दूसरा 6 होता है हेक्सामेथिलीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। वो कैसे लिखते हैं? वही CH2 होल 6, टर्मिनल पे 2 NH2, CH2 होल 6 NH2 होल ट्वाइस, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। चलिए इनका पॉलीमराइजेशन करा दो, देख लो एक एसिड है एक अमाइन है, दोनों मिलेंगे वाटर निकलेगा और अमाइड बनता जाएगा, और वही अमाइड बार बार रिपीट होते चले जाएंगे, बन जाएगा पॉलीअमाइड नाइलॉन, ठीक है। चलो पहले हम एडिपिक एसिड को लिख देते हैं, CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O OH। अक्सर जब भी कभी ऑर्गेनिक में एसिड बेस रिएक्शन जैसी बात होती है तो हम लोग एसिड का OH यूज करते हैं। अमाइड से आओ, जो हमारे पास हेक्सामिथाइलिन है, H अलग कर दो, एक CH2 होल 6, फिर NH और उसका H। अब क्या होगा? OH और H वाटर, इसका OH और इधर किसी का अमीन का H रहा होगा, उसका वाटर निकल जाएगा। ऐसे इसका H और सामने एसिड का OH वाटर निकल जाएगा। तो यही बार बार रिपीट होता रहेगा। हाँ, ये हट जाएंगे तो इसकी रिपीटिंग यूनिट हटने के बाद बचेगा क्या? C डबल बॉन्ड O, CH2 होल 4, C डबल बॉन्ड O, NH, CH2 होल 6, NH और ये चीज कितनी बार आएंगे? ऐसे चलता जाएगा बहुत बार। इसको क्या बोल देते हैं? यही है, देखो 6 नाइलॉन, नाइलॉन 6। मोनोमर कौन है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। देखो अब ये एमाइड बन गया, C डबल बॉन्ड O NH, यही तो अमाइड है भाई, यही तो अमाइड है। हाँ, और यही अमाइड बार बार मिलता जाएगा, इसलिए इसको बोल देते हैं पॉलीअमाइड्स। नाइलॉन्स आर पॉलीअमाइड्स। इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस एक नए तरीके के भी होते हैं पॉलीअमाइड्स में, खास करके पॉलीअमाइड्स में। NH है ना, FON, इनसे अटैच अगर H आ जाए किसी स्ट्रक्चर में तो वो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। चले भगवान, तो ये हो गया नाइलॉन 6,6। हाँ, एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग एक और नाइलॉन पढ़ेंगे जिसका नाम है नाइलॉन 6। एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है। पता है कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन अगर तुम कभी कराओ NH2OH के साथ, NH2OH को क्या बोलते हैं? बोल लिया करो एक बार मन में, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये वाटर निकाल करके क्या बनाते हैं? ऑक्सिन। क्या बनाते हैं? ऑक्सिन। NH2OH का H2 और इसका कार्बनिक कंपाउंड का वो वाटर निकाल करके क्या दे देते हैं? ऑक्सिन। तो अगर हम ऑक्सिन की रिएक्शन कराएं ना, एक रीअरेंजमेंट, कोई रिएक्शन नहीं है, वो रीअरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट।
बैकमैन्स रीअरेंजमेंट क्या होता है? जैसे इनका नाम है ना बैक, मतलब बोलने के लिए बैकमैन जैसा है, पीछे जाकर के रिएक्शन होती है, पीछे जाके। जी हाँ, जब तुम इसमें डाल दो PCl5 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 या केवल H2SO4 दे देते हैं, तो जब हम लोग PCl5 या फिर H2SO4 डालते हैं ना, जो ऑक्सीजन्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। कैसे? बैक जाकर के। तो ऑक्सीजन्स पहले बैक जाएंगे, तो बैक जाएंगे तो क्या मिलेगा उनको? कीटोन। तो वो फॉर्म कीटोन में चला जाता है। अब अगर वो कीटोन में चला गया तो बचा क्या इसमें? देखो ऑक्सीजन चला गया कीटोन में, तो बचा N और H। NH बचा, हाँ NH जो है ना इस कार्बोनिल कंपाउंड के किसी एक साइड में जाके घुस जाता है। जब तुम यहाँ पे कार्बन कंपाउंड बना रहे होगे तो इधर पे एल्काइल ग्रुप लगा होगा ना, तो उस एल्काइल ग्रुप, कार्बन और एल्काइल ग्रुप के बीच में जाकर के वो NH ग्रुप लग जाता है, NH ग्रुप। मतलब फिर से वो अमाइड में चला जाता है, बैक हो जाती रिएक्शन जैसा। मतलब अमाइड में तो जाता है CONH, लेकिन बैक करके ऑक्सीजन था, पहले बैक किया, कीटोन बना, फिर बचा क्या था? NH कार्बन और इधर कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसमें जाके घुस जाएगा। बैकमैन रीअरेंजमेंट। जब भी कभी ऑक्सीजन हो और ये बोल दे PCl5 या H2SO4, इसका मतलब वो बैकमैन रीअरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। वो पहले कार्बनिल कंपाउंड में जाते हैं, बचा हुआ NH कार्बन कार्बन के लिंकेज में घुस जाते हैं, अमाइड बन जाता है। ठीक है, चलिए ये बैकमैन रीअरेंजमेंट ध्यान रखना। जैसे एक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कोई ऐसा पूछे तो क्या बोलोगे तुम? सही या गलत? इतनी ऑर्गेनिक सीख चुके हैं, ऑक्सीजन शो कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, तो जैसे ये कोई दे दे हमारे पास, ये है, इसकी रिएक्शन किसने बोला? हाइड्रोक्सिलामीन से कराओ, फिर जो बनेगा उसकी रिएक्शन करा देना PCl5 के साथ। तो जब तुम हाइड्रोक्सिलामीन से कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, कार्बनिक कंपाउंड है, और उसको हाइड्रोक्सिलामीन दे दोगे तो ये बनेगा। अब ये देखो मैंने कुछ इस फॉर्म में दिखाया है। जी हाँ, अब जब तुम PCl5 से कराओगे तो ऑक्सीजन, जब भी हम उसको PCl5 या कंसंट्रेटेड H2SO4 देते हैं तो क्या हो जाते हैं? रीअरेंज। तो ये रीअरेंज हो जाते हैं। कहाँ जाएंगे ये? अपने पुराने रूप में जाएंगे। कहाँ से आए थे ये? कीटोन से। तो साइक्लोपेंटेनॉन में जाएंगे। बचेगा क्या? NH। अभी जैसे कैसे किसी भी तरफ लगा सकते हैं, अक्सर उसके ट्रांस पे लगाते हैं, यहाँ पे लगा के NH लगाते हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, उन दोनों कार्बन के बीच में NH। मतलब अच्छे से दिखाओगे तो ये नेट में 6 मेंबर की रिंग हो जाएगी, हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो जाएगी, जहां पे एंड किया जाएगा साइकिल का पार्ट। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। आसान से रिएक्शन है, पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी गए, ऐसे बना सकते हैं तुम इनको, ऐसा एक फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर हम ये रिएक्शन सीख चुके हैं, ऑक्सीजन की रिएक्शन PCl5 या कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे तो क्या बन जाता है? बन क्या जाता है? वो तो आसान है, अमाइड बनता है। लेकिन एक्चुअली जो साइक्लिक अमाइड बनते हैं उनको बोल देते हैं लैक्टम। क्या बोल देते हैं? लैक्टम। तो अभी जो एक हमारे पास कंपाउंड आएगा उसके नाम में लैक्टम करके आता है। चलिए, अब अगर हम एक ये रिएक्शन कराएं, हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन और उसकी रिएक्शन कराएं हम NH2OH के साथ, तो बनेगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नाम ऐसे देते हैं, कीटोन का नाम बोल दो, बस ऑक्सीजन लगा। अब अगर तुम इसको दे दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 या PCl5, तो क्या होगा? ये रीअरेंज कराएंगे, बैकमैन रीअरेंजमेंट, पीछे जाएंगे कार्बनिक कंपाउंड में। उसके बाद किसी एक ट्रांस पैनल पे क्या लग जाएगा? ये बन जाएगा पहले तो, फिर यहीं पे NH लगेगा। तो NH लगाने के बाद कार्बन कार्बन के बीच में, अक्सर उसके ट्रांस में लगाते हैं, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में क्या लगेगा? NH। तो जब NH लगा दोगे तो ये 7 मेंबर की रिंग हो जाएगी। तो हम चलो बना देते हैं 7 मेंबर की रिंग। अभी तो किसी भी तरफ लगा सकते हैं, मैंने चलो इधर लगा दिया ऐसे। थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे ही हम लोग 7 मेंबर रिंग बना सकते हैं, जिसमें कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेनोन जैसा बन ही जाएगा और उसी में NH घुस जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर फिर से आप ऑर्गेनिक में घुस गए, इतनी देर से पॉलीमर का नाम नहीं लिया। नहीं, अब जहां पहुंचेंगे इसी को बोलते हैं कैप्रो का मतलब होता है 6। ध्यान रखना, कैप्रो का मतलब होता है 6, ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहां पे कार्बन 6 हो, तो उनके कॉमन नेमिंग में हम लोग कैप्रो वर्ड यूज करते हैं, कैप्रो। कुछ लोग सोचेंगे सर 6 तो खुद ही इंग्लिश है, तो ये कैप्रो कौन सा लैंग्वेज है जिसका मतलब 6 होता है?
पता नहीं, लेकिन कैप्रो अक्सर केमिस्ट्री में 6 की जगह पे आ जाता है। जैसे ऑक्टा देखो तो अक्सर वो 8 की जगह पे आता है क्या? हाँ मतलब आ जाता है। चले वो भी तो आसान रहता है, लेकिन यहाँ पे कैप्रो, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। तो अगला हम पॉलीमर सीखने चल रहे हैं नाइलॉन 6। उसका मोनोमर होता है यही कैप्रोलैक्टम, और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में रिएक्शन के थ्रू आ जाता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जैसे बोला गया वैसे ध्यान रखना। ये है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। अब अगर कैप्रोलैक्टम को तुम पानी दो तो ये अमाइड वाले लिंकेज टूटेंगे, इसको H दोगे, इसको OH दोगे, NH2OH एसिड जैसा बनेगा। और फिर तुम हीट करते चले जाओ तो वो क्या होंगे, एसिड और अमाइड एसिड और अमीन एक ही कंपाउंड में है, बार बार वाटर निकालते चले जाएंगे और क्या बना देंगे एक हमारे पास पॉलीमर। तो इसी को तोड़ दोगे तो देखो क्या बन जाएगा, OH C डबल बॉन्ड O, मिडिल में साइकिल में चले आओ, 1 2 3 4 5 5 5 CH2 लगे होंगे, 5 5 CH2, ओपन फॉर्म बनाना सीखे, इधर आ जाएगा NH2। अब क्या होगा, एसिड का OH और NH2 का H, वो सामने वाले एसिड के OH से वाटर निकाल देगा, ये सामने इसके पीछे जो आएगा हमारे पास NH, क्योंकि बहुत सारे कैप्रोलैक्टम मॉलिक्यूल टूटेंगे, पहले ब्रेक होंगे, मोनोमर यूनिट में जाएंगे, बहुत सारे हमारे पास ऐसे ओपन चेन में मिल जाएगा, जिसको हम लोग अमीनो कैप्रोइक एसिड बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। अगर केवल वाटर दे दोगे तो बनेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक क्यों? क्योंकि 6 कार्बन, ठीक है, अमीनो कैप्रोइक एसिड। और फिर जब तुम वाटर निकालते चले जाओगे, हीट करते चले जाओगे, तो ये एक पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें कार्बन है 6, इसलिए बोलते हैं इसको नाइलॉन 6। इसका मोनोमर बहुत इंटरेस्टिंग है, कैप्रोलैक्टम। नाइलॉन 6 का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि इसके पास एडिपिक एसिड मोनोमर है, नहीं, इसका मोनोमरिक यूनिट क्या है, एक ही है, जिसमें एसिड और अमाइड दोनों है, वो कौन है, कैप्रोलैक्टम। ध्यान रखेंगे, कैप्रोलैक्टम इंपॉर्टेंट है। चले, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट सीख लिया, और ये कैप्रोलैक्टम बनाते समय या जो भी नाइलॉन बनाते हो तो अक्सर क्या होता है, वाटर निकल जाता है, इसलिए इनको बोल देते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, ईस्टर बहुत बार आएगा, पॉलीएस्टर हो जाएगा। तो एक हमारे पास है ग्लिप्टल, ग्लिप्टल नाम नहीं आता है, देखो ग्लाइकॉल और पीटी मतलब वो थैलिक एसिड, थैलिक एसिड ग्लाइकॉल, CH2 इसका मोनोमर, कोपॉलीमर होता है, दो मोनोमर होते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल और एक होता है थैलिक एसिड। अब एसिड है, अकेला एसिड तो पॉलीमर कभी बन ही नहीं सकता, एसिड के साथ अल्कोहल है तो एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करते चले जाएंगे, ईस्टर बनाते चले जाएंगे, बहुत बार वो पॉलीएस्टर बन जाएगा, इसलिए नेट में इसको पॉलीएस्टर बोल देते हैं। तो बस आओ एसिड को बनाओ, पॉलीमर बनाना हो तो एसिड को ऐसे लिखो, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O और OH। क्या होगा, अक्सर एसिड का OH, अब जो तुम्हारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल को लिखो ऐसे, ग्लाइकॉल का H, एसिड का OH, एसिड, अब देखो यही है कि थैलिक एसिड है, OH और ग्लाइकॉल का H, वाटर निकलता चला जाएगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O ईस्टर बनता चला जाएगा। तो वही चीज बार बार रिपीट होता चला जाएगा। मैं एक रिपीटिंग यूनिट दिखा देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, इसका ये पार्ट निकल जाएगा OH, C डबल बॉन्ड O, इसको ऊपर उठा लो, O CH2 CH2O, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। ईस्टर का ये ध्यान रखना, जो अल्कोहल है उसका O नहीं जाएगा, उसका H, अल्कोहल का H, एसिड का OH, ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिप्टल। अक्सर यूज कहां करते हैं इसको, P फॉर पेंट, पेंट्स में यूज करते हैं अक्सर, जो घरों को सजाने वाले के रंग बिरंगे कलर आते हैं, उसी पेंटिंग के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। कहां, पेंटिंग के लिए। चलिए, तो इसके पहले हम लोगों ने देख लिया ग्लिप्टल तक। ग्लिप्टल में हमारे पास मोनोमर क्या मिल गया था, थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल। एक नया हम लोग पॉलीएस्टर की तरफ चलते हैं। नया पॉलीएस्टर है हमारे पास टेरिलीन। टेरिलीन या उसको बोलते हैं डाइक्रॉन, टेरिलीन या फिर डाइक्रॉन, ये भी पॉलीमर ही है। अक्सर डाइक्रॉन के नाम से आता है क्योंकि टेरिलीन से इसका मोनोमर पता चल जाता है। टेरी मतलब टेरीथैलिक एसिड, वो टेरीथैलिक एसिड जानते हैं। अगर बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हों पास में तो थैलिक एसिड बोल देते हैं।
एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे लगे हो तो आइसोथैलिक एसिड, और एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे लगे हो तो उनको बोल देते हैं टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, और इन से क्या आता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। बस ये दोनों मोनोमर है, एसिड का OH, एल्कोहल का H यूज करेंगे और वाटर निकालते चले जाएंगे। वाटर निकालेंगे इसलिए इनको बोल देते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पॉलीमर बनाओगे तो क्या होगा, तुमने मान लो थैलिक एसिड बनाया पहले, एसिड का OH चला जाएगा, एसिड का OH चला जाएगा, OH कहाँ जाएगा, OH और H वाटर निकलने में चला जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन बचेगा वो किसका होगा, एल्कोहल का। कभी कभी वो स्टार मार्क दे करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेरिथैलिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकॉल से मिलकर बना हुआ डाइक्रोल। ये दोनों ही क्या है, पॉलीएस्टर, क्योंकि जो ईस्टर है वो बार बार रिपीट होता जाएगा, पॉलीएस्टर। तो दो पॉलीएस्टर हो गए, टेरिलीन और डाइक्रोल। आगे चले तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, प्लास्टिक देख लिया, और उसके बाद इलास्टोमर जिनको रबर बोलते हैं, फिर अमाइड देख लिया, पॉलीअमाइड, नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6, और उसके बाद हम लोगों ने देख लिया पॉलीएस्टर, ग्लिप्टल और डाइक्रोल। फिर हम लोग चलते हैं और देखने चलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, दो बहुत फेमस है, एक है PHBB, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, दूसरा है नायलॉन 2, नायलॉन 6। ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये ध्यान रखो, इसके नाम में ही बी आता है, PHBB, बी से बायोडिग्रेडेबल बना लेना इसको, और जो इसके मोनोमर है यही से याद हो जाएगा, PHBB। P फॉर पेंटेनोइक एसिड, B फॉर ब्यूटेनोइक एसिड। पहले छोटे को लिखो, ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक एसिड, फिर पेंटेनोइक एसिड 1 2 3 4, कितने हो गए 5, ये हो गया पेंटेनोइक एसिड। इसके मोनोमर होते हैं, लेकिन केवल एसिड एसिड मोनोमर नहीं हो सकता, उसमें एल्कोहल जैसा भी रहेगी, एक हिसाब से पॉलीएस्टर जैसा होता है। तो यहाँ पर 1 2 3, अगर तुम नंबरिंग देना शुरू करो, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये PHBB बहुत कॉम्प्लेक्स जैसा होता है। तो P को देखो, PHBB एग्जाम में लिखा ही रहेगा, तो P फॉर पेंटेनोइक एसिड, B फॉर ब्यूटेनोइक एसिड, और अगर इसमें नंबरिंग दो 1 2 3, 3 जैसा आता है ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, P से B, तो ये एक्चुअली में होते क्या है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से देखोगे तो 1 2 3, थर्ड नंबर कार्बन पे OH लगा होता है, 1 2 3, थर्ड नंबर कार्बन पे OH। तो इनके जो मोनोमर होते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, ये दोनों मोनोमर याद हो जाएंगे हमें, कैसे याद होंगे, नाम से, पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी, दोनों में ही 3 हाइड्रोक्सी है। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसका एक और फुल फॉर्म लोग बोलते हैं, जैसा एनसीईआरटी में गिवन है, क्या, बीटा हाइड्रोक्सी, या ऐसे बोलते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को आगे बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट। ये नाम अगर याद हो सकता है याद रख लो, नहीं तो मोनोमर बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी याद रहेगा। अब इसका पॉलीमर बना लेते हैं। एसिड और अल्कोहल एक ही में है, ये क्या करेंगे, एक का एसिड यूज होगा, अगले का अल्कोहल, फिर एसिड फिर अल्कोहल, क्या करेंगे, वाटर निकालते चले जाएंगे और क्या मिल जाएगा हमें, पॉलीमर। तो चलो बना लेते हैं पॉलीमर। मोनोमर देख लेना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो लिखो अल्कोहल वाला पार्ट पहले का, ब्यूटेनोइक एसिड वाला, और एसिड वाला पार्ट अल्कोहल एसिड, ऐसे लिखो। फिर अगली बार जो हमारे पास दूसरा है उसका अल्कोहल पहले लिखो OH, और उसमें इथाइल ग्रुप लगा होगा, वो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड था ना, तो 2 कार्बन इधर बच जाएंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O OH।
अब क्या होगा, होगा वही क्या चीज भाई, एसिड का OH, एल्कोहल का H, वाटर निकल जाएगा, एसिड का OH और सामने एल्कोहल का H आएगा, वाटर निकल जाएगा, और ये एल्कोहल का H और एसिड का OH आएगा इधर सामने, वो वाटर निकल जाएगा। यही चीज बार बार पॉलीमराइज होता रहेगा। तो पॉलीमर क्या बन जाएगा, OCH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यही चीज बार बार रिपीट होता रहेगा। ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड से, और ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से यही चीज बार बार रिपीट होता रहेगा। उसी को क्या बोल देते हैं, PHBB, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, ऐसे बोलते हैं ना, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट, ऐसे करके नाम आता है। नहीं तो ऐसे ध्यान रखना, पेंटेनोइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड बायोडिग्रेडेबल है। अक्सर जो कैप्सूल खाते हैं ना, इस टाइम पे गोलियां लोग ज्यादा खाते हैं, तो जो उनका ऊपर वाला कवर होता है प्लास्टिक, उसको भी तो खा जाते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक जैसा तो नहीं निकलता ना, उसका तो डिग्रेडेशन हो जाता है बॉडी में, बायोडिग्रेडेबल होता है, वही PHBB का बना होता है। एक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है अपने पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अमीनो एसिड से बना रहता है। कौन, नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ठीक है। अब नायलॉन 2 क्या होता है अपने पास, नायलॉन 2 और नायलॉन 6, इनके मोनोमर जो होते हैं, मोनोमर कौन कौन, एक तो होता है 2 कार्बन वाला सबसे छोटा वाला अमीनो एसिड ग्लाइसिन, NH2 CH2 COOH, ग्लाइसिन, और दूसरा होता है जो कैप्रोलैक्टम की अभी अभी हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराया था कैप्रोलैक्टम का, तो बना था कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड, वो NH2 CH2 होल 5 COOH, इसको बोलते हो अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड। अगर ये H हटा, NH2 हटा करके H दे देते तो ये पूरा का पूरा बन जाता कैप्रोइक एसिड, अभी बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। फिर वही करो, अब ये क्या है, ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड बार बार एक दूसरे से HOH वाटर निकालते जाएंगे, पॉलीअमाइड बन जाएगा अपने पास। तो ये एक ऐसा पॉलीअमाइड है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, नहीं तो जो हम लोगों ने पहले नाइलॉन्स पढ़े वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। इनको मिला करके पॉलीमर बना लेंगे, पॉलीमर बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, NH CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका OH और इसका H वाटर निकल जाएगा, NH आ जाएगा, फिर CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड O और एसिड का OH वाटर में चला जाता है। यही चीज बार बार रिपीट होता है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। देख पाएंगे हम लोग, अच्छे से देख पाएंगे। आगे चलते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर केवल 2, कौन कौन से, एक हिसाब से बहुत देर से हम लोग केवल 2 देख रहे हैं। जब पॉलीअमाइड देखा था तो नायलॉन 6 और फिर जब पॉलिएस्टर देखा तो ग्लिप्टल और टेरिलीन या फिर डाइक्रोन बोलो। फिर जब हम बायोडिग्रेडेबल में आए तब भी हमें 2 मिला, कौन कौन सा, एक मिला हमारे पास PHBB ब्यूटेनोइक एसिड पेंटोनिक एसिड वाला 3 हाइड्रोक्सी करके दोनों में, और हमें एक मिला नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और यहीं पे हो जाएगा खत्म, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर स्पेलिंग देख लेना। ये क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर ना, जैसे जब लीनियर पॉलीमर पहले उनमें फॉर्म होता है, 2 लीनियर पॉलीमर। थोड़ी देर पहले जैसे वोल्केनाइजेशन हम लोगों ने देखा था, हमारे पास नेचुरल रबर था, पॉलीसिस आइसोप्रीन लीनियर पॉलीमर जैसा, फिर उनमें लिंकिंग कर दिया था, क्रॉस लिंकिंग। ऐसे जो 2 लीनियर पॉलीमर होते हैं ना, अगर उनमें केवल ऐसे ब्रांचिंग क्रिएट हो जाए और ये दोनों आपस में ज्वाइंट ना हो, तो उनको बोल देते हैं ब्रांच पॉलीमर। मतलब इसमें एक छोटी सी ब्रांच निकली, लेकिन वो दूसरी लाइन से दूसरा जो पॉलीमर है उससे ज्वाइंट नहीं हुआ, तो उसको बोल देते हैं ब्रांचिंग हो गई। लेकिन अगर यहाँ से ब्रांचिंग निकले और यहाँ तक चली आए, ब्रांचिंग वहां से निकले यहाँ तक चली जाए, ये दोनों लीनियर पॉलीमर ऐड होते चले जाए, तो बोल देते हैं क्रॉस लिंकिंग हो गया। और एक्चुअली में जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं ना, वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है।
क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है, दो लीनियर पॉलीमर होंगे, उनको तुम पकड़ के बांध दोगे, वहां से यहां तक बिल्कुल पकड़ लिए जाएंगे, क्रॉस लिंकिंग हो जाता है उसमें, ठीक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर इज आल्सो नोन एज क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंकिंग और ब्रांचिंग का मतलब समझ में आया, ब्रांचिंग का मतलब केवल ऐसे ही लटक गया, लेकिन क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या होगा, दो लीनियर पॉलीमर आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं किसी लिंकिंग के थ्रू, एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाएंगे। जैसे देखते चलते हैं, एक होता है बेकेलाइट, बेकेलाइट ये बहुत ही बेहतरीन सा पॉलीमर है, इसके मोनोमर होते हैं हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल। एक्चुअली में तुम अगर फिनॉल की रिएक्शन कराना चाहो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, अगर तुम फिनॉल की रिएक्शन कराओ फॉर्मल्डिहाइड के साथ स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, जो कार्बनिक कंपाउंड है नॉर्मली तो रिएक्शन नहीं करते फिनॉल के साथ, लेकिन अगर तुम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम रखोगे तो उस एसिडिक मीडियम में जो एल्डिहाइड है उसके ऑक्सीजन से वो लोन पेयर खींचना चाहेंगे, कौन, H+, तो जब ये वहां पे चला जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो क्या बन जाएगा, C के पास OH आ जाएगा और कार्बन के पास प्लस चार्ज जनरेट होगा। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, अब ये ऑर्थो पे भी लग सकता है, पैरा पे भी लग सकता है, लेकिन अगर ऑर्थो पे लगाओगे ना तो यहाँ पे CH2OH आएगा और वहां पे OH है और वो आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो जब भी कभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने लगे तो अक्सर हम लोग ऑर्थो वाले प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो सबसे पहले ये ऑर्थो ही बनता है, CH2OH आ जाता है। फिर क्या होगा, ऐसे रिएक्शन होती रहेगी थोड़ी देर बाद, और अब हम पॉलीमराइजेशन कराना चाहते हैं, ऐसे तो एग्जाम में पूछता था, हम इतने पे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर पॉलीमराइजेशन कराना चाहोगे तो हम बोलेंगे अभी तो देखो, अब इसके पास भी OH है, ये मॉलिक्यूल दूसरे फिनॉल के साथ ये OH निकले, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने और दूसरे फिनॉल के ऑर्थो पे जाकर के ऐड हो जाए, ऐसे बना सकता है भाई। यहाँ से CH2 निकलेगा, प्लस चार्ज आएगा, वो प्लस चार्ज दूसरे के ऑर्थो पे अटैक करता चला जाए। तो होता क्या है, ऐसे ऐसे ऑर्थो फॉर्म बनते चले जाते हैं, एक दूसरे पे लगते लगते, और ये अल्टीमेटली एक लीनियर पॉलीमर बना लेते हैं, बहुत बहुत दूर तक ऐसे ऑर्थो पे ही लगते चले जाते हैं, और ये लीनियर पॉलीमर जो बनता है उसको बोलते हैं नोवोलाइक। ये बेकेलाइट नहीं है, इसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं हुआ, ये लीनियर पॉलीमर बन जाता है, लीनियर पॉलीमर, इसको बोलते हैं नोवोलाइक। ये भी पॉलीमर है, यहीं पर भी रोक सकते तुम, लेकिन अगर ये जो नोवोलाइक बना ऑर्थो पे लगते लगते चले गए बहुत दूर तक, अब ऐसे यही थोड़ी ना बना होगा सिंगल यही यूनिट, मतलब अकेला ही एक लाइन वाला नहीं, ऐसे और भी कई लोग बने होंगे। हाँ, अब उसके बाद अगर तुम फर्दर से फॉर्मल्डिहाइड डालोगे तो अब कहाँ अटैक होगा, अब तो पैरा पे ही जाना पड़ेगा, अब तो पैरा पे ही जाना पड़ेगा। तो जब तुम फर्दर अटैक कराओगे ना, तो अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इनके पैरा पे लगेगा, कौन, CH2OH, सबके पैरा पे CH2OH लगेगा। अब पूरे के पूरे कंटेनर में केवल और केवल पैरा वाला ही पार्ट बचा होगा, जहां पे लग सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड, तो जाकर के वो CH2OH जैसा लगेंगे। अब यहां से जब OH निकलेगा, प्लस चार्ज आएगा, तो अपने जैसे दूसरे लीनियर पॉलीमर के कहां जाके लग सकता है, ये पैरा पे। भाई ऑर्थो सबका चला गया होगा, तो अगर तुम यहाँ पे CH2OH लगाओगे तो जब यहाँ से OH निकलेगा, कार्बोकेटाइन आएगा, तो ऐसे ही एक और लीनियर पॉलीमर वहां पे कंटेनर में होंगे, तो ये उसके पैरा पे जाकर के ऐड हो जाएगा। तो होता क्या है, आगे का केस लीनियर पॉलीमर के बाद में बना रहा हूं, आगे बेकेलाइट में ऐसे जो हमारे पास लीनियर पॉलीमर बने, देखना अभी मैं बना के दिखाता हूँ, तुम्हें शायद समझ में आ जाए अच्छे से। एक बार लीनियर पॉलीमर बनाओ नोवोलाइक, उस कंटेनर में एक ही नोवोलाइक के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, बहुत सारे लीनियर पॉलीमर ऐसे टाइम में होंगे। तो होता क्या है, अगर हम फर्दर एडिशन कराते जाएं फॉर्मल्डिहाइड का, तो पहले तो नोवोलाइक बनाओ, नोवोलाइक बोलने से नहीं बनेगा, कॉपी में बनाए। मैं ऐसे क्यों बना रहा, क्योंकि अभी देखना हमें ऊपर क्रॉस लिंकिंग दिखाना है। ऐसे ये CH2 करके लगते चले, ये नीचे OH, ये वाला OH क्यों नहीं निकलता, अरे भाई वो बेंजीन रिंग से लगा, वो नहीं निकलता। ऐसे एक और बनाओ यहाँ पे नोवोलाइक लीनियर पॉलीमर, ये इधर निकल जाएंगे, ऊपर OH। अब देख लो तुम, अब जब तुम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो अब इनके पैरा पे जाकर के फॉर्मल्डिहाइड लगेगा CH2OH जैसा, और फिर वहां से जब CH2 प्लस निकलेगा, मतलब OH निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो वो दूसरे नोवोलाइक के पैरा पे जाके अटैक कर जाएगा।
तो ये ऐसे जाकर के पैरा पे ऐड हो जाते हैं। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे करके ही दिखाना है एक दूसरे के, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। CH2 अच्छे से सजा लेना भाई, ऐसे। अब देखो क्या हुआ, अब तुम्हारे पास दो नोवोलाइट थे, ये लीनियर पॉलीमर में था, ये लीनियर पॉलीमर में था, लेकिन अभी क्या हो गया, वो लीनियर पॉलीमर में क्रॉस लिंकिंग हो गया, ये पूरा का पूरा बॉन्ड बन गया। इसकी वजह से स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब जो ये एक बेकेलाइट है दूसरे बेकेलाइट मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH है, तो और भी अट्रैक्शन फोर्सेस आते हैं, इसीलिए बोलते हैं थर्मोस्टेटिक पॉलीमर में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। और ये लोग प्लास्टिक जैसे नहीं होते, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, अगर तुम हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा और फिर से तुम उसको कूल करोगे तो फिर से हार्ड हो जाएगा। लेकिन ये वन टाइम, अगर एक बार तुमने हीट कर दिया ये सॉफ्ट हो गए तो सॉफ्ट ही हो गए, ऐसे नहीं कि फिर तुम इनको ठंडा करोगे तो फिर से हार्ड हो जाएंगे, नहीं, ये एक बार अगर ये बेकार हो गए तो बेकार हो गए, फिर इनको तो जल्दी से दोबारा यूज नहीं कर सकते। जबकि प्लास्टिक ऐसा होता है ना कि तुम्हारे पास अगर चेयर है तुम उसको मेल्ट करा लो, उसका तुम कुछ और बना लो, बकेट बना कर सकते हो उसमें। लेकिन ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल स्विच के लिए आया और तुमने उसको मेल्ट करा करके कुछ और बना लिया, पेन बना लिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इनको हम लोग रिफॉर्म नहीं कर सकते दूसरे चीजों में मेल्ट करके, ये एक बार अगर हीट करने पे टूट गए या मेल्ट हो गए, सॉफ्ट हो गए तो हो गए, फिर अगर तुम उसको कूल करोगे तो फिर से हार्डनेस, फिर वो स्ट्रेंथ नहीं मिलता। ये होता है बेकेलाइट, ध्यान रखना, बेकेलाइट क्रॉस लिंक पॉलीमर है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में काम आते हैं। अक्सर जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो बेकेलाइट के ही बने रहते हैं। मोनोमर कौन है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल। एक हिसाब से ये Ac2 मैकेनिज्म का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा। अगला होता है मेलमाइट, मेलमाइट जिसको नॉर्मली ऐसे लोग बोल देते हैं फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। वो कैसे बनता है, पहले तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर याद रखो, N अल्टरनेट N CH2 N CH2 N CH2 ऐसे। अब डबल बॉन्ड लगाते चले जाओ, अल्टरनेट, ये बन गया। ये मेलामाइन नहीं, अब जहां पे तुमने CH2 लगा रखे हैं वहां पे लगाओ NH2, मतलब जहां जहां पे कार्बन है, अब तो वो उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा। ये कंपाउंड साइकिल में देखोगे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, N है, C है, N है, C है, N है, C, इसको बोलते हैं मेलामाइन। एक बार आईटी में इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ मेलामाइन में ऐसे कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है, और जल्दी से वो जेई में भी आ जाएगा। मेलामाइन में नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मेलामाइन का पहले स्ट्रक्चर ध्यान रखो, अपने एग्जाम में लिखा गया है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो अब ये मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड मिल करके पॉलीमराइज होते जाते हैं, तो वो बना देते हैं क्या चीज, मेलमैट, थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। कैसे बनता है, इसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर लेकर अटैक करते हैं इसके पास कार्बोनिल कंपाउंड के CO के पास, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये यहाँ पे अटैक करेंगे, देखना पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो बनेगा तुम्हारे पास, मैं केवल NH2 के लिंकेज से दिखा रहा, N पे प्लस आ जाएगा, H2 CH2 और उधर O माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से H प्लस रिलीज होकर के वहां चला जाएगा, तो हमारे पास ये पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH CH2 OH। सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच, ये न्यूक्लियोफिलिक वहां पे अप्रोच करा देगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, N पे प्लस आएगा, O पे माइनस, N पे प्लस आएगा तो यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा, O पे चला जाएगा, वहां पे OH आ जाएगा, NH CH2OH, ऐसा हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद यही मॉलिक्यूल बार बार एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे और HOH वाटर निकालते चले जाएंगे। इन जनरल इसको कैसे दिखा देते हैं, ऐसे, जो पॉलीमर है वो मैं इसी में दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं मेलमैट बना रहा हूँ, इतनी जगह नहीं अपने पास, तो ये इसको ऐसे दिखा देते हैं, इधर भी ऐसे निकलता जाएगा, हर एक तरफ फॉर्मल्डिहाइड लगते चले जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि CH2 के बाद O नहीं आता होगा, आता है, दिखाने के लिए लोग तो ऐसे भी CH2 करके भी दिखा देते हैं, लेकिन वो नेट में वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसा एग्जांपल है, तो यही चीज बार बार रिपीट होता चला जाएगा, हर NH के पास CH2 ऐसे आता जाएगा, तीनों तरफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ये भी बनता है। और देख लो NH बचते हैं तो वहां पे फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स रहते हैं किसमें, इस मेलामाइन में। ऐसे ही होता है हमारे पास थर्ड थर्मोस्टेटिक पॉलीमर, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यूरिया जानते हैं, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 और फॉर्मल्डिहाइड, इनसे मिला के जो पॉलीमर बनाएंगे वो क्या होगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये भी थर्मोस्टेटिक पॉलीमर का एक एग्जांपल है, ठीक है। चलिए
अब कुछ छोटे छोटे नाम तुम्हें बता देते हैं जिससे कि एग्जाम में अगर पूछे जाए तो हमें उसमें प्रॉब्लम ना हो। नाम क्या क्या? पॉलीमर का पार्ट तो खत्म हो गया। होमोपॉलीमर क्या होता है? नोट कर लेना। होमोपॉलीमर जिसके मोनोमर एक हो, जैसे होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर जिसके मोनोमरिक यूनिट 1 हो, सिंगल मोनोमरिक यूनिट, जैसे HDP, LDP, जैसे PVC, ठीक है, जैसे हमारे पास पैन, इन सब की मोनोमरिक यूनिट तो केवल एक था, एक नाइट्राइल, विनाइल क्लोराइड, इथाइलिन मॉलिक्यूल, टेफ्लॉन, तो ये सब होते हैं होमोपॉलीमर। एक होता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर कौन कौन होते हैं अपने पास? कोपॉलीमर होते हैं जिसकी मोनोमरिक यूनिट एक से ज्यादा हो, जैसे तुम्हारे पास ब्यूना एन, जैसे तुम्हारे पास ग्लिप्टल, जैसे तुम्हारे पास नाइलॉन 66, जिसकी मोनोमरिक यूनिट एक से ज्यादा हो, जैसे बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो गया, थर्मोसेटिन पॉलीमर में मेलनाइट हो गया, तो वो सब कोपॉलीमर है। एक होता है पॉलीमर सरन। एक अच्छी चीज बताई ना, तो मुझे याद नहीं कि मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें ये चीज बताया कि नहीं बताया। प्लास्टिक में सरन, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये इधर उधर पूछा जा सकता है। सरन ये किससे मिलकर बनता है? विनाइलिडीन क्लोराइड। ये क्या होता है? विनाइल क्लोराइड जानते हैं, CH2CHCl, एक H और हटाओ, Cl लगा दो, विनाइलिडीन क्लोराइड, और CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विनाइल क्लोराइड और विनाइलिडीन क्लोराइड से मिलकर जो बना हुआ पॉलीमर होता है उसको बोलते हैं सरन। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई बॉलर या इंडियन प्लेयर का नाम हो किसी का, तो सरन जैसा होता है इसका नाम। प्लास्टिक्स, ये भी प्लास्टिक जैसा ही है। कैसे बनाते हैं? वही CH2 बॉन्ड को सिंगल कर दो, C, दो Cl लगा दो, दूसरे वाले यूनिट को ले आओ, CH2 बॉन्ड को सिंगल कर दो, CH, Cl लटका दो नीचे, बस यही चीज बार बार रिपीट होता जाएगा। इसको बोल देते हैं पॉलीमर। कैसा? सरन। विनाइलिडीन और विनाइल क्लोराइड से मिलकर बना हुआ कैसा पॉलीमर होगा? ये कोपॉलीमर, प्लास्टिक है ये। अच्छा, होमो और कोपॉलीमर समझ में आ गया। अच्छा, एक होता है नेचुरल और सिंथेटिक। जितना पॉलीमर हम लोगों ने पढ़ा सब सिंथेटिक पॉलीमर जैसा है, केवल आइसोप्रोपेन को छोड़कर। और जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में देखा है, सेलुलोज, स्टार्च, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ये सब होते हैं नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, नहीं तो सब सिंथेटिक ही रहते हैं। बायोडिग्रेडेबल वाले भी सिंथेटिक ही हैं। बायोडिग्रेडेबल का इसका ये मतलब नहीं भगवान ने बना के भेजा हुआ पॉलीमर, नहीं, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स के हिसाब से ये कोपॉलीमर और समझ में आ गया। ये बनने के हिसाब से दो नाम में आते हैं, एक होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये होते हैं। एक होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। अक्सर इसकी मैकेनिज्म देख करके लोग परेशान होना चाहते हैं, तो हम बिना मैकेनिज्म के तुम्हें बता देते हैं, जरूरत नहीं होती। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का जो मैंने वीडियो बनाया वैसे ही होता है। जो तुम्हारे पास HBr वाली रिएक्शन होती थी, प्लस को प्लस माइनस को माइनस दे देते थे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ना, उसी वही वाले वीडियो से रिलेटेड है चेन ग्रोथ पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर किसको बोलेंगे? चेन ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ याद रख लो, बचे हुए सारे चेन ग्रोथ हो जाते हैं। जहां पर कंडेंसेशन था, जहां पे तुमने वाटर निकाला था या फिर अमोनिया निकाल दो, दो मॉलिक्यूल को मिला करके, जैसे ग्लिप्टल बनाया तो एसिड और अल्कोहल था, वाटर निकला, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन मतलब जहां पे वाटर निकला। एक होता है कंडेंसेशन, एक होता है एडिशन। जैसे अभी तुमने सरन पढ़ा, उसमें कुछ निकला बाहर नहीं, सरन क्या था? फिर एडिशन पॉलीमर, ऐड होते चले गए बस, ठीक है। जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सब एडिशन पॉलीमर थे। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं उनको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ। क्यों? तुम दो बार मिलाओ, वाटर निकालो, बस उतने पे ही छोड़ सकते हो, उतने ही स्टेप पे रुक सकते हो। फिर अगली बार वो वाटर निकला, एक वाटर निकलेगा और वही स्टेप के बाद बढ़ता जाएगा। लेकिन एक होता है जो तुम एक बार ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने दो बार मिलाया और वो मतलब मोनोमर से डाइमर बना और बस रुक गया, ऐसा नहीं होता। वो चेन बन करके ही रुकता है, वो चेन ग्रोथ पॉलीमर होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर स्टेप ग्रोथ है, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन या बेलमैक बोल लो, मेलमैक, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ग्लिप्टर, डाइक्रोन, सब ये सब कैसे हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ऑल कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर द एग्जांपल ऑफ स्टेप ग्रोथ एंड रिमेनिंग अदर्स लाइक PVC, लाइक पैन, लाइक सरन, लाइक other forms of rubber, they all are example of chain growth polymer। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इनकी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है।
कंडेंसेशन पॉलीमर स्टेप ग्रोथ होते हैं, नहीं तो सारे के सारे चेन ग्रोथ पॉलीमर होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक इनके लिए यूज का टेबल होगा, किसका यूज कहाँ करते हैं, मैंने तो ऐसे कुछ कुछ बोल दिया, वो ध्यान रखना। एक चीज और मैं बोल देता हूँ, अट्रैक्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कहाँ होता है, फिर उससे कम उससे कम उससे कम कहाँ। सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है रबर में, इलास्टोमर। इनसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है प्लास्टिक में, प्लास्टिक से ज्यादा होता है फाइबर में। जब मैं फाइबर बोलूं तो दो चीज ध्यान रखना, एक तो नायलॉन वाली सीरीज और एक पॉलीएस्टर वाला सीरीज। पॉलीएस्टर और नायलॉन दोनों चीज ध्यान रखना, पॉलीएस्टर भी और नायलॉन भी। पॉलीएस्टर तो दो ही मिले हैं अपने पास, कौन कौन से? पॉलीएस्टर हमें मिले हैं ग्लिप्टल और डाइक्रोन। तो फाइबर में, फाइबर से ज्यादा होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, टीएससी। थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइन, मेलामाइन या मेलमाइन और यूरिया फॉर्मेट। सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होते हैं इलास्टोमर, केवल और केवल वहां बॉन्ड वाल फोर्सेस ही एक्ट करते हैं और कोई अलग से फोर्स नहीं होता। प्लास्टिक में थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, कभी कभी वो पोलर भी हो जाते हैं। देखो सत्यगंध जो प्लास्टिक थे हमारे पास, कहीं कहीं सीएल लगा रहता है, कुछ भी ऐसे, वो पोलर मतलब उनमें थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। और खास बात होती है प्लास्टिक में नॉर्मली कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं रहता, जबकि रबर में अक्सर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बच जाता है। जैसे ब्यूना वाला जो फॉर्म बनाया था उसमें कार्बन कार्बन के बीच में तो पाई बॉन्ड बच गया था, लेकिन प्लास्टिक में नहीं होता। प्लास्टिक में अट्रैक्शन फोर्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं। फाइबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉलीएस्टर में तो नहीं, लेकिन नायलॉन में हो जाता है। पॉलीएस्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, लेकिन तब भी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है क्योंकि उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है। और ये थर्मोसेटिक पॉलीमर एक तो क्रॉस लिंकिंग है, उसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, और साथ में ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी बहुत डेंजरस रहता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं। तो ध्यान रखना, इलास्टोमर सबसे वीक होते हैं अट्रैक्शन फोर्स में, फिर प्लास्टिक, फिर फाइबर और फिर थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर से रिलेटेड हर एक चीज तुम्हें मिल गया। इतनी चीजों को अगर ध्यान रखोगे अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, पॉलीमर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो कर पाओगे। ठीक है, चलिए अच्छा लगा तो देख लें ध्यान से, अपने एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा जरूर इस पे। चलें आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।